हेलो दोस्तों, मैं हूं एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नोत्तर। आज हम जो श्रृंखला देखने वाले हैं वह है आज प्रारंभिक पेपर 2013 का पार्ट नंबर 2, जिसमें जनरल स्टडी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस फॉर यूपीपीसीएस एमपीपीएससी एवं बीपीएससी की आप प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9696066089 या 8564880530 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, मॉल्टेज या डायस्टेज। तो आपको याद होगा कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करेगा, वह है आपका जाइमेज। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज को जब जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि देखिए जो सुक्रोज है वो गन्ना, फल या मोलेसेस में पाए जाते हैं और ये एक प्रकार के डाइसेकेराइड होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार के डाइसेकेराइड होते हैं और इनकी इन्वर्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार जब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो होते हैं वो जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को कौन प्रेरित करता है? जाइमेज प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 2, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक ध्यान रखिएगा है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? नियॉन, ऑक्सीजन, फ्रेयॉन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? आपका फ्रेयॉन। ध्यान रखिएगा, यदि हम घरेलू प्रशीतकों की बात करें तो उसमें जो सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाता है वो होता है आपका फ्रेयॉन 12। ध्यान रखिएगा, फ्रेयॉन 12 होता है। इसका रासायनिक सूत्र की यदि हम बात करें, फ्रेयॉन की रासायनिक सूत्र की यदि बात की जाए तो वो होता है CCl2F2। ध्यान रखिएगा, CClF2 होता है और यह एक प्रकार से स्थायी, अक्रिय व आसानी से लिक्विफिलेबल गैस मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, अब यह कौन कौन से बोल सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट में या कौन कौन सी चीज़ों में आती है, तो आप सभी को ज्ञात होगा। हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, एयर कंडीशनर होते हैं, एरोसोल प्रोपेलेंट होते हैं, इनमें इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य रूप से फ्रेयॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 3, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ससंजक बल या अपकेंद्री बल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही राइट आंसर है वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अपकेंद्री बल। ध्यान रखिएगा, अपकेंद्री बल। देखिए, अपकेंद्री बल की अगर हम एक गोलाकार क्षेत्र के अकॉर्डिंग यदि हम समझें उसको, तो मान लीजिए कि एक वृत्ताकार पथ पर जो गति करने के लिए जो अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, वह बल हमेशा कहाँ से लगता है? वह हमेशा बल सेंटर से लगता है। ध्यान रखिए, कहाँ से लगता है? केंद्र से लगता है, और जिसके कारण जो पथ पर जो वृत्तीय गति करने वाले हैं वो समय बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है वो अपकेंद्री बल लगता है। ध्यान रखिए, बाहर जो बल लगेगा वो कौन सा होगा? अपकेंद्रीय बल होगा। जैसे हम दूध से क्रीम निकालते हैं, है ना, दही से मक्खन निकालते हैं मथनी की सहायता, तो किस बल के कारण निकालते हैं हम? अपकेंद्रीय बल के कारण निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हम उसको निकालते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब अवरक्त तरंग विकिरण, माफ कीजिएगा, अवरक्त विकिरण। देखिए, यदि हम अवरक्त विकिरण की बात करें तो इसका सबसे अधिक उपयोग टेलीविजन के रिमोट जो कंट्रोल्स होते हैं उनमें प्रयोग में किया जाता है और यह एक प्रकार का अदृश्य लाल बोल सकते हैं कि प्रकाश होता है और ये आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया? आपका अवरक्त। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फिर रिपीट कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वह लाया जाता है आपका अवरक्त। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है? ग्रीन हाउस, ओजोन परत का अपक्षय, प्रदूषण या सभी।
तो देखिए, यदि हम बात करें जलवायु परिवर्तन के मुख्य निम्नलिखित की वजह किससे होती है, तो आप सभी को ज्ञात होगा ग्रीन हाउस गैस से भी होती है, ओजोन परत के अपक्षय से भी होती है, प्रदूषण से भी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, ये सभी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ओजोन परत का अपक्षय भी और प्रदूषण भी, तो तीनों ही जलवायु या क्लाइमेट चेंज के लिए हम बोल सकते हैं कि एक विकल्प यहाँ पर जो दिए गए हैं, तो यहाँ पर तीनों ही सही विकल्प दर्शाए गए हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या सभी? तो देखिए, यदि हम बात करें सार्वत्रिक तापन या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन भी है उत्तरदायी, कार्बन डाइऑक्साइड भी ताप है उत्तरदायी और जलवाष्प भी उत्तरदायी है। ध्यान रखिएगा, मतलब सीधी सी बात है, जो गैसें पृथ्वी द्वारा परावर्तित गैसों को अवशोषित कर लेती हैं, वे सभी गैसें क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। जैसे CH4 हो गया, CO2 हो गया, जलवाष्प हो गया, CFCS हो गया, N2O हो गया, ये सभी की सभी गैसें ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के लिए एक अहम मुद्दा या अहम बोल सकते हैं उत्तरदायी रूप से मानी जा सकती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन या नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? यदि हम एसिड रेन की बात करें, अम्ल वर्षा की यदि बात करें, तो अम्ल वर्षा के लिए होता है, आप सभी को ज्ञात होगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, देखिए, जो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, उसकी उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि जब वातावरण में जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जब वो जलवाष्प के साथ क्रिया करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, और जब नाइट्रिक एसिड वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, तो वह एक एसिड रेन कहलाता है, जिससे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकानों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचता है। ध्यान रखिएगा, तो ये याद होना चाहिए आपको, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपका अम्ल वर्षा के लिए बहुत अधिक उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिम्बाणु, रक्त में आरबीसी तथा WBC या उपयुक्त सभी? यदि हम मानव रक्त की श्यानता की बात करें, तो मानव रक्त की जो श्यानता का कारण है वह है आपका रक्त में उपस्थित प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, जो रक्त में प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए, इसका दूसरा नाम कौन सा है? प्लाज्मा प्रोटीन इसका दूसरा नाम है। और रक्त की यदि हम बात करें, तो रक्त एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू है और यह क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा, यदि रक्त के पीएच मान की ब्लड की या पीएच मान की बात करें, तो उसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। और ध्यान रखिएगा, यह एक रूप से बफर विलेन की तरह कार्य करता है। तो मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या होता है? उसमें उपस्थित प्रोटीन्स। तो रक्त में उपस्थित प्रोटीन क्या है? इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो यहाँ पर हम बात करें, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि ऐसी कौन सी गैस है जो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए की जाती है? तो उसमें क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। यदि थोड़ी क्लोरीन की डिटेल की बात करें हम, तो क्लोरीन हेलोजन समूह का एक सदस्य। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन किस समूह का सदस्य है? क्लोरीन आप बोल सकते हैं, जो क्लोरीन है वो आपका एक हेलोजोन समूह का सदस्य का समूह है, और पानी में क्लोरीन को मिलाकर वाटर क्लोरिनेशन भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसको जैसे हम कई प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें सोडियम हाइड्रोफ्लोराइड भी मिलाते हैं, उसके कारण क्या होता है, जो जल में उपस्थित बैक्टीरियाज होते हैं और जो जीवाणु होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिससे पानी पीने योग्य हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो वह है आपकी क्लोरीन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की यदि बात की जाए, तो आपको बताना है तालाब, खेत, वन या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? आपका तालाब है। देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम एक होता है कृत्रिम सिस्टम और एक होता है आपका प्राकृतिक परितंत्र। यदि हम कृत्रिम परितंत्र की बात करें, तो जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा होता है वो कृत्रिम परितंत्र आते हैं, और प्राकृतिक तो आपको पता ही होगा, जिसमें निर्माण में मनुष्य का योगदान नहीं होगा, प्रकृति की देन है, तो वो प्राकृतिक में आएगा। अब जो तालाब हैं वह आते हैं आपके कृत्रिम परितंत्र में, अर्थात आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स में आते हैं, जिसमें मछली पालने के लिए तालाब बनाया जाता है या किसी अन्य कारणों से तालाब बनाया जाता है। तो ये कौन सा सिस्टम में आएगा? आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है
कोशिका झिल्ली, कोशिका दीवार, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि हम बात करें कि ग्राम पॉजिटिव, देखिए ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वो है आपकी कोशिका दीवार, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, हम सेल वॉल बोलते हैं। देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि जब बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है तो उसमें जो उसकी जो वायलेट होते हैं, यानी कि उसके जो वायलेट होते हैं उसमें जो रंग होते हैं वो पर्पल ब्लू रंग के हो जाते हैं। इसलिए फिर बैक्टीरिया को केएल के विलेन के साथ क्रिया कराते हैं, ध्यान रखिएगा, और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वह स्टेन रूप से बना हुआ रहता है। तो वही वाली बात है कि ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो उत्तरदायी है वो क्या है, कोशिका दीवार एक प्रकार से उत्तरदायी है, क्योंकि जो कोशिका दीवार होती है उसी के आधार पर ही बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ये उसके आधार पर ही बोल सकते हैं कि ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जब बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती हैं उसमें लिंकेज जो पाया जाता है, उसी लिंकेज में जो स्टोन्स होते हैं वो डिस्टेंजिंग के दौरान क्या कर देते हैं, कई प्रकार के स्टेन छोड़ देते हैं, जिनसे हमको पता पड़ता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत उत्तरदायी है, तो वह है आपका कोशिका दीवार। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 12, कौन सा रोग कवक फुंगी के कारण होता है, पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ज्ञात होगा कवक फंगस की बात हो रही है तो ये होता है आपका त्वचा का प्रदाह, इसका सही उत्तर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछे आते हैं, आपको याद होना चाहिए। यदि हम कवक की बात करें तो कवक एक प्रकार का ऐसा पादप है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये तो परजीवी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब परजीवी जैसे रहता है, मतलब अपने परजीवी की तरह जीवन को पूरा करता है। और यह पौधे एवं जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़े रोगों की हम बात करें तो कवक के प्रकार से जैसे रोग होता है, एक ब्लैक रॉट बीमारी होती है जो आलू में पाई जाती है, एक अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है जो भी आलू में पाई जाती है ना, और डंपिंग ऑफ सिंडिंग भी होती है जो पौधों में पाई जाती है। यदि जीव जंतुओं की बात करें तो एथलीट फुट होता है, रिंग वॉर्म होता है, खाज खुजली हो जाती है। तो ये सारी किसके कारण होती है, कवक के कारण होने वाली बीमारियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। आपको बताना है टमाटर के लिए लाल रंग के लिए उत्तरदायी बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपेनिन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि हम निम्नलिखित में से टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी की बात करें तो लाल रंग के लिए कौन सा उत्तरदार है, उसमें उपस्थित लाइकोपिन। देखिए जो लाइकोपिन नामक पिगमेंट है अर्थात रंजक है, यह टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा, लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है टमाटर का जो लाल रंग होता है, गाजर का लाल रंग जो होता है उनमें लाइकोपिन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, टमाटर के लाल रंग में लाइकोपिन पाया जाता है। क्या पाया, लाइकोपिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47। देखिए 47वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आया था उसके जो विजेता थी प्रतिभा राय, वो किस भाषा में लिखती हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए वो लिखती हैं ओडिया भाषा में। ध्यान रखिएगा, प्रतिभा राय हैं वो ओडिया भाषा में अपने साहित्य को लिखती हैं, और ध्यान रखिएगा ये आपको याद होना चाहिए। जिस प्रकार अभी 2018 में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 19 और 20 के भी जरूर देख लीजिएगा आप इसको, परंतु ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि प्रतिभा राय किस भाषा में लिखती हैं, तो वो ओडिया भाषा में लिखती हैं। इसी प्रकार किसी भी लेखक के बारे में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 15, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। आप सभी को ज्ञात होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, और इसे हम इको दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसकी थीम क्या थी 2019 की, बीट एयर पॉल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण को हराना। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम जरूर याद कर लीजिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर दिवस की थीम याद होना चाहिए आपको। और 2019 में मेजबानी किस देश ने की थी, तो ध्यान रखिएगा किसने की थी, चीन ने 2019 की मेजबानी इसमें की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है। तो आप सभी को ज्ञात होगा अभी थोड़े दिन पहले ही इंटरनेशनल वुमेन डे निकला है, 8 मार्च को। ध्यान रखिएगा, तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जाता है। यदि थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1908 से यह बोल सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह न्यूयॉर्क से शुरू किया गया था। और ये इतना ही याद रखिए आप, तो बस 1908 से शुरू किया गया था, और 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष में क्या मनाया जाता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17, शुरूशी हलीमा याकूब, ध्यान रखिएगा हलीमा याकूब किस देश की प्रथम महिला स्पीकर हैं। तो आपको याद होना चाहिए जो हलीमा याकूब हैं वो सिंगापुर की प्रथम
महिला स्पीकर नियुक्त हुई थी, ध्यान रखिएगा। और कौन सी पार्टी से थी? यह थी आपकी पीपुल एक्शन पार्टी से थी, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर पीपुल एक्शन पार्टी जो थी उसमें यह बोल सकते हैं कि प्रथम महिला स्पीकर हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा ये। अगले क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 18, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2013 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था? तो आप सभी को ज्ञात होगा, जो मिला था बर्फी को मिला था 2013 में, ध्यान रखिएगा 2013 में। और 18 में भी किसको मिला था 2018 का, मुझे बताइएगा। वो मिला था आपका हिंदी मीडियम को, ध्यान रखिएगा 18 वाला मिला था आपको हिंदी मीडियम को, तो याद होना चाहिए आपको। और जो 19 का है, 19 का किसको मिला था आपको? राजी को। 19 जो 2019 का था फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला था? राजी मूवी को मिला था। तो मैंने आपको 2013, 2018 और 2019 तीनों को यहाँ पर बता दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, पार्क ग्यून, ध्यान रखिएगा पार्क ग्यून है कहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? तो आप सभी को ज्ञात होगा, जो ये महिला राष्ट्रपति हैं पहली दक्षिण कोरिया की, ध्यान रखिएगा पार्क ग्यून है जो है वो दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। 2013 से 2017 तक ये राष्ट्रपति रही हैं, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति वो है मूल जे इन, ध्यान रखिएगा। तो पार्क ग्यून है कहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी आपकी दक्षिण कोरिया की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड से संबंधित है। फिल्म पान सिंह तोमर, फिल्म पान सिंह तोमर के मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? देखिए पान सिंह तोमर की जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो निभाई थी इरफान खान ने, ध्यान रखिएगा इरफान खान ने जो पान सिंह तोमर हैं उनके जीवन पर आधारित ये मूवी थी और उसकी भूमिका इन्होंने निभाई थी। और पान सिंह तोमर भारतीय सेना का एक जवान था, ध्यान रखिएगा, जिसने इंडियन नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था, परंतु उसको हालत के चलते समय बागी बनना पड़ा था। और ये आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। इरफान खान ने बोल सकते हैं ये फेवर किया था, इसको भूमिका निभाई थी इरफान खान ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? बैंड बाजा बारात, लंच बॉक्स, गैंग्स ऑफ वसेपुर या फिराक? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी मूवी जिससे झारखंड संबंधित है। तो आप सभी को याद होगा गैंग्स ऑफ वसेपुर, ध्यान रखिएगा जो गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म की पृष्ठभूमि है वो झारखंड के धनबाद जिला से संबंधित, ध्यान रखिएगा झारखंड का धनबाद डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? रांची, धनबाद, बोकारो या जमशेदपुर? देखिए बिरला तकनीकी संस्थान की यदि बात की जाए तो बिरला तकनीकी संस्थान जो है वह है आपकी रांची में, ध्यान रखिए कहाँ पर है आपकी रांची में, ध्यान रखिएगा बिरला तकनीकी संस्थान यह आपकी रांची में स्थित है। और 1955 में ध्यान रखिएगा रांची का जो मेसरा है, मेसरा स्थान है वहाँ पर खोली गई थी। 1955 में रांची के मेचर नामक स्थान पर खोली गई थी। और यह संस्थान आज भी बोल सकते हैं कि किस स्टेट में है, आपको पता होगा झारखंड स्टेट में है। तो बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में है? रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा चीन का सीमावर्ती बॉर्डर नहीं है? रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया या बुल्गारिया? देखिए यहाँ पर चीन का सीमावर्ती पूछा है तो रूस चीन का सीमावर्ती है, पाकिस्तान भी है, मंगोलिया भी है, परंतु बुल्गारिया की यदि बात करें तो बुल्गारिया चीन का सीमावर्ती देश नहीं है, क्योंकि जो बुल्गारिया है वो तो बुल्गारिया एक यूरोपियन देश है, ध्यान रखिएगा। और यह ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, जैसे तुर्की, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया ये सभी के सभी ब्लैक सी से जुड़े हुए हैं। बाकी रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया ये तीनों कहाँ से जुड़े हुए हैं? आपके चाइना से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, कांगो स्थित है, आपको बताना है कांगो स्थित है अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में? देखिए आप सभी को पता होगा जो कांगो है वो स्थित है आपका अफ्रीका में, ध्यान रखिए कहाँ पर स्थित है? आपका अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इस महाद्वीप से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मतलब कर्क रेखा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा, और इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा, ये तीनों ही पास होती है, ध्यान रखिएगा ये तीनों ही इस महाद्वीप से पास होती है, ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप से। और बहुत ही कांगो की यदि हम बात करें तो कांगो काय के लिए प्रसिद्ध है? आपको याद होगा टंगनाइका झील जो है और अल्बर्टो जो झील है वो कांगो में ही स्थित है। और इक्वेटर लाइन जो है वो कांगो गणराज्य से होकर गुजरती है, ध्यान किस गणराज्य से होकर गुजरती है? कांगो गणराज्य से होकर गुजरती है। तो कांगो कहाँ स्थित है? तो कांगो आपका अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 25, मी ममनून हुसैन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या तुर्कान? तो आप माफ़ कीजिएगा तुर्किस्तान। तो इसका राइट आंसर था पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा 2013 से 2018 तक, ध्यान रखिएगा उसमें पूछा गया था पाकिस्तान के बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति रहे हैं, तो याद होना चाहिए आपको इतना सा बस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26,
दक्षिण अफ्रीका में आयोजित राष्ट्रकुल शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय द्वारा जीती गई थी? तो देखिए जो दक्षिण बोल सकते हैं कि अफ्रीका में जो राष्ट्रकुल शतरंज चैंपियनशिप हुई थी वह जीती गई थी आपकी अभिजीत गुप्ता के द्वारा। ध्यान रखिए किसके द्वारा जीती गई थी? अभिजीत गुप्ता के द्वारा जीती गई थी 2013 में। देखिए इसको करंट में ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पर मैं इसको यहाँ पर इसलिए मैंने लिया है क्योंकि आपको मैं इसकी थोड़ी डिटेल्स दे सकूँ। यदि हम वैश्विक चैंपियनशिप की बात करें, यदि हम वैश्विक चैंपियनशिप की बात करें तो वह कब शुरू कर दिया गया था? वो प्रतियोगिता 1886 में शुरू कर दी गई थी। और ध्यान रखिएगा, और ये याद होना चाहिए आपको, मतलब 1886 में इसको शुरू कर दिया गया था। तो ये एक हिस्टोरी के लिए छोटा सा एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया है अलग से। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। शांति एवं सौहार्द, ध्यान रखिएगा, शांति एवं सौहार्द के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित गांधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसको दिया गया था? ध्यान रखिएगा, आपको बताना है किसको दिया गया था। संदीप पांडे को, दलाई लामा को, योशिनोरी ओसुमी को या राशिद अली को? तो आप सभी को ज्ञात होगा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दलाई लामा। शांति एवं सौहार्द के लिए जो प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था आपका, किसको दिया गया था? दलाई लामा को दिया गया था। और गांधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2019 की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 4 वर्षों के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है उनकी बोल सकते हैं कि घोषणा कर चुकी है। जैसे कि आपने सुना होगा जो एक ही अभियान ट्रस्ट है उसको भी दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो सद्भावना दूत हैं योही सासकावा, इनको भी नवाजा गया है। 2019 का मैं आपको बता चुका हूँ, और उसके पहले दलाई लामा इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या टेबल टेनिस? तो आप सभी को याद होगा जो संतोष ट्रॉफी दी जाती है वो दी जाती है आपकी फुटबॉल के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। और संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता था? तो ध्यान रखिएगा सर्विसेज ने। किसने जीता था? सर्विसेज ने जीता था, और छठी बार अपने नाम किया था, और पंजाब के खिलाफ इन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। ध्यान रखिएगा। यदि इसी की बात करें तो जो फुटबॉल संघ का जो सरकारी संस्थान होती हैं वे सभी की सभी 31 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं, और प्रतिवर्ष इसका आयोजन भी किया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी इसकी 1941 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यूएनएससी का तात्पर्य है संयुक्त राज्य सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक परिषद या संयुक्त राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष परिषद? तो आप सभी याद होगा यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ध्यान रखिएगा, और यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में मानी जाती है, जिसका गठन कब हुआ था? 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इसका गठन हुआ था। और इसके कितने सदस्य हैं? ध्यान रखिएगा इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने स्थायी सदस्य हैं इसके? 5 स्थायी सदस्य हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटिश, रूस, चीन और फ्रांस, इन सभी को पांचों को वीटो का अधिकार इसमें दे रखा है। और ध्यान रखिएगा अन्य 10 देशों को इसमें अस्थायी रूप से भी घोषित किया गया है, और अलग अलग रूप से स्थायी अस्थायी के रूप में इसमें अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यूएनएससी का तात्पर्य यह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल पार्टी या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी? देखिए अमेरिका जो राष्ट्रपति है बराक ओबामा, इनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो आप सभी को ज्ञात होगा इनका संबंध था आपका डेमोक्रेटिक पार्टी। ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। देखिएगा अमेरिकी राष्ट्रपति अभी तो चेंज हो चुके हैं। यदि हम इस बराक ओबामा जी की बात करें तो बराक ओबामा जी को 2009 में ध्यान रखिएगा नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ध्यान रखिएगा नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये 44वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में अभी भारत में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के नेक्स्ट राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में, वो भी आप सभी को मैं इसमें बता देता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31। ग्वादर पत्तन किस देश में है? ईरान, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका? देखिए ग्वादर पत्तन कई बार पूछ चुके हैं कहाँ पर है, तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा जो पाकिस्तान से जो सुदूर दक्षिणी पश्चिम भाग है, जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है, उसके अरब सागर के किनारे पर स्थित यह बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा ग्वादर पत्तन बंदरगाह या ग्वादर बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में है। और 2011 से बलूचिस्तान की जो शीतकालीन राजधानी है वह ग्वादर पत्तन को घोषित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा 2011 से जो बलूचिस्तान है उसकी शीतकालीन राजधानी भी इसे घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32।
60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला था? आपको याद है तिग्मांशु धूलिया को 60वें में ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हेतु सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला था और ये हिंद जो पान सिंह तोमर मूवी, ध्यान रखिएगा जो पान सिंह मूवी बनी थी पान सिंह तोमर, उसके लिए इनको प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। नंदा देवी स्थित है, आपको बताना है नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, तो वह नंदा देवी स्थित है आपकी उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा नंदा देवी कहाँ स्थित है, आपकी उत्तराखंड में स्थित है। देखिए यदि हम भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह आपकी नंदा देवी, और विश्व की अगर हम 23वीं, हाँ ध्यान रखिएगा विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह आपकी नंदा देवी चोटी है। ध्यान रखिएगा इसकी हाइट की बात करें तो 6816 मीटर इसकी हाइट है और यह उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से है। और ध्यान रखिएगा नंदा देवी के आसपास का जो राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा 1998 में यूनेस्को ने इसे प्राकृतिक महत्व का विश्व धरोहर भी घोषित कर दिया था। क्वेश्चन था कि नंदा देवी कहाँ है, तो आप बता चुका हूँ मैं कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 64वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? आपको बताना है कि जो 64वां गणतंत्र दिवस हुआ था उसका उसका जो मुख्य बोल सकते हैं कि अतिथि थे वो कौन थे, तो आपको याद होगा जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो उस समय इसके मुख्य बोल सकते हैं कि अतिथि थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में है? लिथियम, सोडियम, फ्रांसियम या सीरियम? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका फ्रेंसियम। ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर क्या है आपका फ्रेंसियम। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 34 आपका कि जो 64वें गणतंत्र दिवस के समारोह के जो मुख्य अतिथि थे माफ कीजिएगा वह भूटान के राजा थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति नहीं थे, क्षमा चाहूँगा इसके लिए मैं। इसका राइट आंसर है आपका भूटान के राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा जिग्मे खेसर साहब। 2019 के जो गणतंत्र दिवस के समारोह के यदि हम 2019 की बात करें तो 2019 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके मुख्य अतिथि थे आपके साइरिल रामफोसा 2019 गणतंत्र दिवस के थे और 64वें गणतंत्र दिवस के थे आपके भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। ध्यान रखिएगा नामग्याल वांगचुक। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति नहीं थे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए कि 64वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भूटान के राजा थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35। निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में है, ना कि कमरे के तापमान में द्रव्य के रूप में आता है? तो मैं आपको बता रहा था कि जो इसका सही उत्तर है वो है आपका फ्रेंसियम। ध्यान रखिएगा सही उत्तर क्या है इसका आपका फ्रेंसियम, बिल्कुल सही उत्तर है आपका फ्रेंसियम। देखिए निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान में द्रव्य के रूप में माना जाता है, तो वह माना जाता है आपका फ्रेंसियम, क्योंकि फ्रेंसियम की यदि हम बात करें तो फ्रेंसियम एक रूप से अस्थायी, भारी एवं रेडियो एक्टिव धातु है और यह अल्कली के सदस्यों के साथ प्रथम समूह में आवर्त सारणी में इसको रखा गया है। ध्यान रखिएगा एल्कली धातु है, ध्यान रखिए कैसी धातु है ये एल्कली धातु है। जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 751। ध्यान रखिएगा कितना है आपका 751 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इनमें से कौन से कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में है, तो वह आपका फ्रेंसियम इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है या उपयुक्त सभी? तो देखिए आयोडीन की यदि बात की जाए तो आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। देखिए बिल्कुल सही है, थायराइड जो ग्रंथि होती है वो सुचारू रूप से थायराइड हार्मोन का स्त्रावन करती है और ध्यान रखिएगा इसकी कई बार कमी होने से जो हार्मोन्स होते हैं वो कम प्रकार से स्रावित भी होते हैं जिससे घेंगा नामक रोग भी होता है। और इससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की बोल सकते हैं कि रिकमेंडेड किया जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग कीजिए। और ध्यान रखिएगा जो गले में पाई जाने वाली छोटी ग्रंथि होती है जो थायराइड होती है वह उसमें जो बोल सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि का जो नियंत्रण करता है पूरा सिस्टम वह करता है आयोडीन युक्त नमक। तो ध्यान रखिएगा आयोडीन युक्त नमक जो उपयोगी होता है वह काय के लिए उपयोगी होता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। वातावरण में प्रकाश का विवरण निम्नलिखित की वजह से होता है। आपको बताना है कि जो वातावरण में प्रकाश का विवरण किसके प्रकार से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, डर्ट पार्टिकल्स या हीलियम या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ज्ञात होगा धूल कण इसका सही उत्तर है। देखिए हम प्रकाश के विसरण की बात करें तो प्रकाश का जो विसरण है वो वातावरण में उपस्थित जो धूल कण है उनके कारण होता है और वातावरण में CO2 की अधिकता से जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो जलवायु है क्लाइमेट चेंज है वह तेज़ी से बदलता जा रहा है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर देखेंगे हम मतलब
जिन स्थानों पर कम वर्षा होती थी वहाँ पर अब ज़्यादा वर्षा हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो रही है वहाँ पर कम वर्षा हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइमेट सिस्टम चेंज हो रहा है। ध्यान रखिए, क्लाइमेट सिस्टम चेंज हो रहा है, इसलिए बोल सकते हैं कि जो धूल कण है, ध्यान रखिए, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रकाश के विवरण के लिए। ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए भी यह बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब एक अप्रिय माना जा सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहा है तो उससे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 38। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो देखिए, पीतल का रंग हवा में फीका कब पड़ता है? जब वह हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आता है। मतलब कह सकते हैं हवा में जो हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं उसकी उपस्थिति में जब पीतल आ जाता है तो उसका रंग क्या होता है? धीरे धीरे फीका पड़ने लग जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप सभी को ज्ञात होगा, जो मनुष्य के शरीर के सामान्य ताप की बात करें तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा, ये इसका तापमान होता है। एक सामान्य मनुष्य का एक तापमान होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना? 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है: खून को, फेफड़े को, दिल को या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ज्ञात होगा, जो थैलेसीमिया एक बीमारी है वह खून को प्रभावित करती है। ध्यान रखिए, किसको प्रभावित करती है? खून को प्रभावित करती है। और थैलेसीमिया बच्चों को जो माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलती है। ध्यान रखिएगा, और यह रोग होने पर क्या होता है? जो शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए जो निर्माण होता है उसमें कमी आ जाती है, उसमें कई प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है। रक्त क्षीणता के कारण लक्षण प्रकट होते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या होता है, जो रोगी बच्चे होते हैं वो शरीर में रक्त की कमी होने लगती है, जिसके कारण उनको बाहर का ब्लड उनको चढ़ाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, और थैलेसीमिया की यदि बात करें तो थैलेसीमिया दो प्रकार से होता है। ध्यान रखिएगा, यदि माता पिता दोनों यह जिन्स है तो बच्चे में बिल्कुल होगा, और यदि माता पिता में से किसी एक को माइनर जिन्स है तो बच्चे में ज़्यादा रूप से नहीं होता है। तो थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? तो वो किसको प्रभावित कर रही थी? खून को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है: वायु, जल, घरेलू मक्खी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पीला बुखार है वह इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं फैलता है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यदि हम पीत ज्वर या येलो फीवर की बात करें तो एक प्रकार से संक्रामक और तीव्र रोग है, जिसमें बुखार, मंद नाड़ी, मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति के कारण पीले का रंग का लक्षण प्राप्त होता है, बॉडी भी पीली हो जाती है। और यह होता क्यों है? क्योंकि जब बॉडी में सूक्ष्म विषाणु जब बोल सकते हैं कि इजिप्ट होते हैं अंदर, जिनका संवहन जो एडिज मच्छर है उनके द्वारा होता है, तब पीत ज्वर हमारी बॉडी में देखने को हमको मिलता है। ध्यान रखिएगा, पीत ज्वर हमको बॉडी में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन था कि पीत ज्वर इनमें से किसके द्वारा फैलता है? तो इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 42, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि रक्त का पीएच मान कितना है। आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना है। तो आप सभी को ज्ञात होगा, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ध्यान रखिए, कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। ध्यान रखिएगा, और रक्त किसको प्रदर्शित करता है? ध्यान रखिएगा, तो रक्त प्रदर्शित करता है क्षारीयता को। रक्त किसको प्रदर्शित करता है? क्षारीयता को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43। दंत क्षय डेंटल कैरीज कारण क्या है? डेंटल कैरीज, देखिए दंत क्षय की बात कर रहे हैं, वायरल संक्रमण, दूषित पानी, बैक्टीरियल संक्रमण या वंशानुगत कारण। यदि हम दंत क्षय की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका बैक्टीरियल संक्रमण। ध्यान रखिएगा, जो इसका मुख्य कारण होता है वो होता है जीवाणु संक्रमण के कारण। और इस प्रकार के रोग में क्या होता है, जो जीवाणु अम्ल होते हैं, ध्यान रखिएगा, जीवाणु जो अम्ल होते हैं वो स्त्राव करते हैं, और इसके कारण कोई व्यक्ति ज़्यादा देर, मतलब से बोल सकते हैं कि रात में कुछ खाकर बिना दांत, यदि मान के चलिए कि बिना दांत साफ किए सो जाता है तो उसके दांतों में सड़ना, धीरे धीरे सड़न लगना उसके दांतों में शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसके दांत धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं। और इसी प्रकार के दांतों में केविटी भी जमा हो जाती है, जिसके कारण हम उसको डेंटल केविटी भी कहते हैं, जिसके कारण जो हमारे दांत होते हैं वो हल्के पीले या काले काले से होने लगते हैं। तो दंत क्षय का कारण क्या होता है? बैक्टीरियल संक्रमण दंत क्षय का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 44। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? नेपच्यूनियन, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम या टेक्नीशियम। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वह है आपका टेक्नीशियम। ध्यान रखिएगा, टेक्नीशियम। देखिए, टेक्नीशियम की बात करें तो टेक्नीशियम को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, और यह कौन सी परमाणु संख्या का नंबर है? यह है आपका परमाणु क्रमांक 43।
ध्यान रखिएगा, इसको जो मॉलिब्डेनम है और रुथेनियम है इसके मध्य रखा गया। इधर इधर आता है आपका मॉलिब्डेनम और इधर आता है आपका रुथेनियम और इसके बीच में आता है आपका टेक्नीशियम आता है। और इसकी वर्तमान की संख्या की बात करें तो वर्तमान में यह है 26वें नंबर की संख्या पर है। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो वह किया गया था टेक्नीशियम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45। एंजाइम है वसा, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एंजाइम्स जो होते हैं वो एक रूप से प्रोटीन होते हैं, एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका प्रोटीन। देखिए एंजाइम को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। और ये जैव उर्वरक, ध्यान रखिएगा, जैव उत्प्रेरक, माफ कीजिएगा, जैव उर्वरक के रूप उत्प्रेरक, फिर से क्षमा चाहूँगा, जैव उत्प्रेरक के रूप में शरीर में काम करता है, जैसे पाचन, श्वसन, तंत्र का संवहन, ये जो है वजन घटाना, वजन बढ़ाना, ये सभी की सभी चीज़ें इसके कारण होती है। ध्यान रखिए किसके कारण, प्रोटीन्स के कारण या एंजाइम के कारण में होती है। तो ध्यान रखिएगा एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 46। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था, भेड़, उल्क, खरगोश या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ज्ञात होगा जो पहला सफल क्लोन था वह था आपका शिप का, भेड़ का था। ध्यान रखिएगा जो डॉली थी, ध्यान रखिएगा इसका नाम था, मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम था डॉली। जो डॉली भेड़ थी सबसे पहले बोल सकते हैं जो क्लोन जिसमें स्तनपायी बनाई गई थी, और किसके द्वारा बनाई गई थी, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग है, ध्यान रखिएगा, वहाँ के द्वारा इसको तैयार किया गया था, जिसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996। ध्यान रखिएगा 5 जुलाई 1996 को इसका बोल सकते हैं कि जन्म हुआ था, और 7 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा और डॉली ने 6 बच्चों को जन्म भी दिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कौन सा पहला सफल क्लोन बनाया गया था, तो वह बनाया गया था आपका भेड़ का। अगला क्वेश्चन आपका 47। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, किसकी किसकी इकाई है, ऊर्जा की, तीव्रता की, उम्र की या दूरी की। तो एक प्रकाश वर्ष मतलब किसकी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप सभी को ज्ञात होगा प्रकाश वर्ष इकाई है आपकी दूरी की। किसकी इकाई है आपकी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ध्यान रखिएगा। और यदि हम कैलोरी ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा किसकी है आपकी, कैलोरी की है, ध्यान रखिएगा। तीव्रता की बात करें तो तीव्रता कैंडेला की है, और कूलाम की है आपकी, आवेश कूलाम की होती है, उम्र नहीं होती किसी की, ध्यान रखिएगा। और दूरी किसकी है आपकी, प्रकाश वर्ष की है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना पॉइंट होता है, तो आपका याद होना चाहिए एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻12, ध्यान रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है इसका, ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष में एक इकाई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 48। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, चावल, मूंगफली, सेब या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि हम तीन की बात करें तो इन तीन में से सबसे अधिक जिसमें प्रोटीन मिलेगा वह मिलेगा आपके मूंगफली में। ध्यान रखिएगा किसमें मिलेगा, मूंगफली में। सर इसमें सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है, ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन की बात करें तो और प्रोटीन किस किस में मिलेगा, तो मांस होता है, मछली, चिकन, अंडा, दूध, सोयाबीन, मूंगफली, बीज, अंकुरित चने, अंकुरित गेहूं, इन सभी में प्रोटीन की मात्रा अधिक रूप से पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा तो निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा था, तो वह था आपका मूंगफली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 49। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, टीन, तांबा, जस्ता या एल्यूमिनियम। तो आपको ज्ञात होगा जो इंसुलिन है उसमें धातु मौजूद होती है वो होती है आपकी जस्ता। ध्यान रखिएगा इंसुलिन में जो धातु मौजूद होती है वो होती है आपकी जस्ता। और इंसुलिन के अध्ययन में यदि हम देखें तो जो न्यूट्रॉन होता है, जब न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस किया जाता है तो उसमें पाया जाता है कि जो जिंक होता है और जो मैग्नीज होता है उनकी उपस्थिति के कारण ही बोल सकते हैं कि इंसुलिन इंक्लूड होती है। ध्यान रखिएगा तो इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो ध्यान रखिएगा इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होती है। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50। निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, ग्लाइसिन, एलानिन, जस्ता या यह सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, तो वह आपका ग्लाइसिन। ध्यान रखिएगा ऑप्टिकली सक्रिय की बात करें तो ऑप्टिकली सक्रिय कौन सा नहीं है आपका, ग्लाइसिन इसमें ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। ध्यान रखिएगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो अम्ल होते हैं जिनकी संरचना में जो कार्बन्स पाए जाते हैं वो सभी चारों बंद से अलग अलग समूह से होना चाहिए। मतलब यदि मान के चलिए एक ए समूह का होना चाहिए, फिर एक डी समूह का होना चाहिए, एक बी समूह का होना चाहिए, एक सी समूह का होना चाहिए, तभी वहाँ ऑप्टिकली सक्रिय बनता है। परंतु ग्लाइसिन में ऐसा समूह नहीं बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ग्लाइसिन एक ऑप्टिकली सक्रिय इसमें नहीं दर्शाया गया है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।